हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। मैं मोहित कुंभज आप सभी का कुंभज क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो हमारे जो रीट का जो मेंस का पेपर है उसमें हमारे जो टेंथ जो साइंस है, कक्षा 10 की जो साइंस की बुक है उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो हमारे जो टॉपिक है वो हमारे रीट मेंस में दे रखा है। तो हमें जो भी क्वेश्चन की अप्रोच होने वाली है वो इसी चैप्टर से अप्रोच होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक दे रखे हैं, जो भी रिएक्शंस दे रखी है, उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आज जो बात करने वाला हूं वो हमारा टॉपिक रहने वाला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। सबसे पहले तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो आपको जैसा कि हेडिंग में दे रखा है, देखो ये कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी रिएक्शंस हो रही है तो उसमें क्या है कि अवस्था चेंज हो रही हो, जैसे अभिकारक और जैसे देखो मैं बात करता हूं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। अर्थात रिएक्टेंट अलग पार्ट है और प्रोडक्ट अलग पार्ट है। अर्थात जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है वह अभिक्रियाएं हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक फिर बात करता हूं मैं समीकरण की। अब समीकरण क्या होते हैं? तो समीकरण को समझने के लिए क्या बात करते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस है, जैसे कोई भी बड़ा नाम होता है उसको अगर उसके प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शा दें तो उनको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन कन्वर्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अर्थात मैग्नीशियम को अगर मैं मैग्नीशियम लिखता हूं और ऑक्सीजन को अगर मैं ऑक्सीजन लिखता हूं हिंदी में और उससे बनाता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, अर्थात मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन कन्वर्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर ऐसी चीजें, अगर मैं एक एक बात को ऐसे ही लिखूंगा, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, तो हमें क्या एक स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने किया कि उनको मैग्नीशियम को दर्शा दिया Mg से, ऑक्सीजन को दर्शा दिया O2 से और बता दिया जो कन्वर्ट होकर बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको बना दिया MgO। इसके लिए सुविधा क्या हुई वैज्ञानिकों को कि एक पेज, जैसे कोई भी थ्योरीज वगैरह होती हैं तो कम पेज में हो जाए, इसके लिए उन्होंने ये शॉर्ट ट्रिक अपनाई। तो उनको, जैसे मैं बात करूं, किसी भी एलिमेंट्स को उसके प्रतीकों द्वारा दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये परिभाषा है। अब इसमें दे रखी है 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है, जो बेस है अपना, मैं जो लेके चल रहा हूं वो है एनसीईआरटी बुक। तो आपने देखा होगा कि देखो इसमें बात करता हूं, देखो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ देना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये ऐसे जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, वो हमारे क्वेश्चन उसमें आएंगे सही और गलत में। कूट का सही, कूट का चयन करो, अर्थात सत्य बात क्या है असत्य बात क्या है, उसमें आएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। तो उसमें ऑप्शन दे देगा गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ देना। सेकंड है लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देना। थर्ड बात है अंगूर का किण्वन। और फोर्थ बात है भोजन का पकाया जाना। और फिफ्थ बात है भोजन का पच जाना और हम सांस लेते हैं। अर्थात ये जो सारी रिएक्शंस हैं, जो भी सारे 5 की वो की पॉइंट्स हैं, ये सारे हमारे केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत आते हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये सारे
रासायनिक प्रक्रम है। कौन से प्रक्रम है? रासायनिक प्रक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं, रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है? हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों को पाने के लिए हम आगे क्रियाकलाप करते हैं, अर्थात क्या क्रियाकलाप है उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया कि मैग्नीशियम, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखो, एक वर्नर लिया, वर्नर एक चिमटा लिया, चिमटे पर मैग्नीशियम का रिबन लिया और वॉच ग्लास लिया, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें वॉच ग्लास में डाला मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको चिमटे की सहायता से बर्नर की साइड में ले गए तो मैग्नीशियम रिबन वायु के दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, अर्थात Mg प्लस O2 इन कन्वर्ट MgO, 2MgO, अर्थात 2MgO, अर्थात मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ये कह रहा है ये। फिर मैं बात करता हूं, देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, मेन चेंज होता है, अवस्था परिवर्तन होती है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निष्कासन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें अवस्था परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निष्कासन होगा और तापमान में परिवर्तन होगा। ये चीजें हमारी केमिकल रिएक्शंस बता रही हैं कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चेंजेज होता है। फिर है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रेवन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड को परिवर्तित हो जाता है, बाकी के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाएगा, अर्थात अगर हम मैग्नीशियम लिख रहे हैं, फिर ऑक्सीजन लिख रहे हैं, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख रहे हैं, तो जो अभिक्रिया लिखी हुई है उसका जो विवरण है वो बहुत अधिक हो जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसको प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शा दिया, इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अर्थात ये जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि एक कॉर्क, कांच का जो फ्लास्क है उस पर कॉर्क लगा हुआ है, ये कॉर्क है, फिर है ये कांच, कांच की जो है, ये कांच की नली लगी हुई है, इसमें कांच की नली में H2 गैस, जैसे ही शंक्वाकार फ्लास्क है ये, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अर्थात डायलूट H2SO4। डायलूट और शांत का मतलब क्या होता है, डायलूट का मतलब होता है पतला, डायलूट का मतलब होता है जिसमें पानी अधिक मात्रा में होता है, उसे बोलते हैं डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड। और कंसंट्रेट का मतलब होता है जिसमें ज्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड हो तो उसे कंसंट्रेट बोलते हैं। कंसंट्रेट का मतलब होता है एक कीचड़, कीचड़ का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, उसे तो बोलते हैं कंसंट्रेट। और जिसमें डायलूट का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं डायलूट। तो इसमें देखो कुछ तो दानेदार जिंक है, उसमें वो पढ़िए डायलूट, डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो रिएक्शन करके H2 गैस देती है, अर्थात इसकी रिएक्शन होगी, देखो जिंक प्लस H2SO4 इन कन्वर्ट ZnSO4 प्लस H2 गैस। जिंक के दाने सॉलिड, H2SO4 लिक्विड में है और ZnSO4 बन गया एक्वस। देखो ये बताया मैंने कि Mg प्लस O2 इन कन्वर्ट MgO,
अर्थात रासायनिक समीकरण ऐसे लिखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, Zn plus H2SO4 and convert ZnSO4 plus H2। फिर मैं बात करता हूं कि कोई भी जो अभिक्रिया है उसको संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित करने के लिए आप रिएक्टेंट साइड के मोल ले लोगे, रिएक्टेंट साइड में जो भी दे रखे हैं जैसे Mg प्लस O2 इन कन्वर्ट MgO, तो रिएक्टेंट साइड में देखेंगे Mg कितने, एक। फिर प्रोडक्ट साइड देखेंगे कि Mg कितने, एक। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 हैं तो और ऑक्सीजन अगर प्रोडक्ट साइड में देखें तो वहां भी 1 है, तो उसके लिए रिएक्टेंट साइड में Mg को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 2Mg प्लस O2 इन कन्वर्ट 2MgO। जो हमारा मेन फोकस है वो रहने वाला है इन क्वेश्चंस का, क्योंकि ये क्वेश्चन मेन है। इसमें देखो, वायु से जलने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका कारण है कि जैसे देखो, मैग्नीशियम क्या होता है, रिएक्टिव पार्ट होता है। इसमें अगर मैग्नीशियम पार्ट में बहुत रिएक्टिव होता है तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2MgO बना लेगा। ठीक है, 2MgO बनाने के बाद में क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन करेगा तो MgO इस पर ऑक्साइड की परत आ जाएगी। ऑक्साइड की परत आने के साथ ही ये क्या जलेगा नहीं, इसलिए इसको सबसे पहले हम रेवन से साफ करते हैं। तो इसका कारण क्या है कि ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए इसको हम जलाने से पहले रेवन से साफ करते हैं। उसके बाद में है निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। बैलेंस इक्वेशन लिखनी है इनके लिए। तो देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इन कन्वर्ट हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H2 प्लस Cl2 इन कन्वर्ट 2HCl, ये इसके लिए एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। सेकंड है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इन कन्वर्ट बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अर्थात इस रिएक्शंस को देखो, इस रिएक्शंस को मैं लिख देता हूं यहां, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज इन कन्वर्ट बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब देखो इनको लिखना है हमें संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहां देखो Ba कितने, 1, उसके बाद में यहां Ba कितने, 1। SO4 देखेंगे तो यहां 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 BaSO4 कितने, 3, और Al2SO4 3 और 3, अर्थात ये रिएक्शन हो गई 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 इन कन्वर्ट 3BaSO4 प्लस Al2Cl3 2। अर्थात फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट रिएक्शन की। अगली रिएक्शन है सोडियम प्लस जल इन कन्वर्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका है देखो थर्ड रिएक्शन, Na प्लस H2 इन कन्वर्ट NaOH प्लस H2। अब देखो NaOH और H2, हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, यहां कितने, 1 और 2 3, लेकिन यहां कितने 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको 2 से कर दो,
तो देखो 2Na 2Na, 4H 2H और 2H, अर्थात 2Na प्लस 2H2O इन कन्वर्ट 2NaOH प्लस H2। अगर मैं इसकी स्टेज लिखता हूं तो स्टेज क्या होती है, ये क्या किस में मिलता है, सोडियम मिलता है सॉलिड स्टेट में, वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में मिलेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन बनने वाला है इसका, और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। थर्ड में बात करता हूं, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड का H2 प्लस Cl2 इन कन्वर्ट 2HCl, उसके बाद में बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इन कन्वर्ट बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो BaCl2 प्लस Al2Cl3 इन कन्वर्ट BaSO4 प्लस AlCl3, ये लिख देंगे क्योंकि क्लोरीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और एल्युमिनियम की +3 होती है, जबकि क्लोराइड की होती है -1। थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें वो है थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। देखो निम्न अभिक्रियाओं को उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, अर्थात उनकी अवस्था लिखनी है, कौन से स्टेज में पाया जाता है, संकेत लिखने, फिर उसके बाद में संकेत के साथ में रासायनिक समीकरण लिखने। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो देखो पहली रिएक्शन है BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4 एक्वस इन कन्वर्ट BaSO4 सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वस, अर्थात जल में, अर्थात जल का मतलब होता है कि जो बेरियम क्लोराइड है उसका एक्वस सॉल्यूशन है प्लस सोडियम सल्फेट का भी एक्वस सॉल्यूशन है, वो रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में मिलेगा क्योंकि इसकी पीपीटी बनने वाली है, प्लस 2NaCl निकल जाएगा। दूसरी जो रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन की बात करता हूं मैं, दूसरी रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में, ये भी जल में ही है, की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। रिएक्शंस लिखनी है हमें, NaOH एक्वस सॉल्यूशन है इसका, प्लस HCl ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, इन कन्वर्ट NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। अर्थात जो पाठ्यनिहित क्वेश्चन दे रखे हैं कि जो मैंने आपको बताएं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसके ऑप्शन आएंगे 4, तो इसका आंसर है कि मैग्नीशियम क्या हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होने के कारण जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन कर लेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनने से एक उसको जलने में परेशानी आएगी, इसलिए इसको रेगमाल से जलाने से पहले अच्छी तरीके से साफ करते हैं ताकि ऑक्साइड की परत हट जाए। ठीक है, फिर इसके बाद आती है रिएक्शंस की निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, तो संतुलित करना है और लिखना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इन कन्वर्ट हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए H2 प्लस Cl2 इन कन्वर्ट 2HCl। ठीक है,
सेकंड रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट बन रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। तो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज इन कन्वर्ट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन जाएगा। फिर है सोडियम प्लस जल इन कन्वर्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन Na प्लस H2O इन कन्वर्ट NaOH प्लस H2। अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे। उसके बाद में आ रहा है अभिक्रियाओं में उनकी अवस्था लिखनी है और संकेतों द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण बतानी है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4 इन कन्वर्ट NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4 बन जाएगा। उसके बाद में लिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है उसमें। उसके बाद जो रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं और जल निकाल रहे हैं। तो NaOH एक्वस सॉल्यूशन प्लस HCl एक्वस का HCl का एक्वस सॉल्यूशन इन कन्वर्ट NaCl एक्वस प्लस H2O। ये सारी रिएक्शन संतुलित भी हैं और इनके साथ स्टेज भी बता दिए। हमेशा कोष्टक में कोई भी रिएक्टेंट पार्ट है या प्रोडक्ट पार्ट है, कोई भी कंपाउंड है या कोई भी रिएक्शन है, उसमें अगर कोष्टक में साइड में दे रखा है तो उसकी स्टेज दे रखी है। अर्थात ये सॉलिड में पाया जाएगा, ये लिक्विड, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं रासायनिक अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इन कन्वर्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। अर्थात बिना बुझे हुए चूने से बुझा हुआ चूना बन रहा है। ये संयोजन अभिक्रिया है। ये देखो, अगर ऐसा काम होता है, संयोजन अभिक्रिया होती है, ये होती है एक्सोथर्मिक। कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होती है कि जिनमें ऊष्मा निकलती है। जिनमें ऊष्मा निकलती है। अर्थात ये कोई व्यक्ति है जिसका हाथ है, ये इसमें देख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में जल डाल के। आपने भी घर में देखा होगा, कभी भी जैसे हम कोई चूना लाते थे, पहले कट्टियाँ लाते थे तो उनको हम पानी में भिगोते थे। तो जैसे कोई भी अगर प्लास्टिक वगैरह की बाल्टी वगैरह हम भिगोते तो उसमें छेद से हो जाते, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर आपको ऐसा देखना है कि कोई भी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में हमेशा जिस भी बीकर में आप रिएक्शन कर रहे हो वो हमेशा गर्म हो जाएगा और एंडोथर्मिक में वो ठंडा हो जाएगा। ये रिएक्शन को पहचानने का तरीका होता है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि घर में जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जैसे हम पुताई करते हैं, पुताई करने के बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ समय बाद वातावरणीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो हमें चमक प्रदान करता है। तो चमक किससे प्रदान होती है कि कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वायुमंडल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्शन करके CO3 प्लस H2 बनाता है, जिसकी चमक हमें दीवारों पर दिखाई देती है। वायुमंडल में CO2 होती है, उसके बाद में उससे रिएक्शन कर लेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है भैया। कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड इन कन्वर्ट प्लस CO2 इन कन्वर्ट CaCO3 प्लस H2O। इसको बोलते हैं भाई साहब संगमरमर भी बोलते हैं इसको, CaCO3 को। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट को समझो। देखो भैया, क्वेश्चन आ जाता है बिना बुझा हुआ चूना किसे बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। बिना बुझा हुआ किसे बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जबकि बिना बुझा हुआ किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, उसके बाद अलग रिएक्शन है कार्बन प्लस O2 इन कन्वर्ट CO2। अर्थात कार्बन प्लस O2 इन कन्वर्ट CO2। अर्थात कार्बन का दहन भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का उदाहरण है। देखो, फिर है जल का निर्माण। जल का निर्माण भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। 2H2 प्लस O2 इन कन्वर्ट 2H2O। उसके बाद में देखो लिखा हुआ है जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, निर्माण के साथ साथ में कोई भी रिएक्शन निर्माण हो रही है
उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 प्लस O2 कन्वर्ट CO2 प्लस H2 ऊर्जा निकल रही है, अर्थात ये एक्जोथर्मिक रिएक्शंस का उदाहरण है। एक्जोथर्मिक प्राकृतिक गैस का दहन। उसके बाद में ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस 6O2 कन्वर्ट 6CO2 प्लस H2O कन्वर्ट ऊर्जा, अर्थात जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम भोजन से प्राप्त करते हैं। अर्थात मानव को जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद में वो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, अर्थात जो भी एनर्जी प्राप्त होती है वो हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट हैं। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। इन अभिक्रियाओं को नाम श्वसन कहते हैं। अर्थात श्वसन अभिक्रिया क्या होती है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन कन्वर्ट 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, कुछ एनर्जी निकलती है, करीब 86 किलो कैलोरी की एनर्जी निकलती है, उसे हम कहते हैं शाक सब्जियों। वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात शाक सब्जियों को जैसे हम रखते हैं तो उससे भी हम एनर्जी प्राप्त होती है, तो जैसे उसे भी हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का उदाहरण है। अर्थात कोई भी रिएक्शन आ जाएगी, जैसे कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ग्लूकोज से जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, शाक सब्जियों एवं वनस्पति का विघटित होकर कंपोस्ट में कन्वर्ट होना, जल का निर्माण और उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर बात करता हूं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया है जिनमें एकल अभिकर्मक से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनते हों। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद बनते हों, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया हमेशा इसकी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की है, इसकी हमेशा उल्टी होती है। देखो इसमें जो रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिसोसिएशन रिएक्शन में फेरस सल्फेट को अगर हीट देंगे तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, अर्थात एकल अपकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O का क्रिस्टलन जल त्याग दिया जाता है। अर्थात पहले फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें से पहले पानी सूखेगा। अर्थात आपने कभी देखा होगा, कभी भी दूध को गर्म करना, आप दूध में पानी डालते हो तो सबसे पहले जलता कौन है? दूध जलता है, उसके बाद दूध रहता है। तो ऐसे ही पहले फेरस सल्फेट में अगर 7 जल के अणु हैं, तो फिर क्रिस्टलन क्या होता है? जल के अणुओं को जोड़ना क्रिस्टलन कहलाता है। लेकिन क्रिस्टलन में के बाद में क्या होगा? जल का अणु निकल जाएगा, उसके बाद में बचेगा फेरस सल्फेट, जो सॉलिड स्टेट में मिलेगा। सॉलिड स्टेट को फिर गर्म करेंगे आप तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 बना देगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसकी है कैल्शियम कार्बोनेट इन कन्वर्ट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, अर्थात ये रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दे देंगे तुम तो उसके बाद में CO प्लस CO2 मिल जाएगा। एक है लेड नाइट्रेट 2PbNO3 का होल 2 प्लस इन कन्वर्ट 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, अर्थात अगर लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगी। अर्थात इसमें क्या होगा कि जैसे आपको कभी भी कोई रिएक्शन समझनी है तो देखो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी के साथ चक्कर क्या पड़ता है। जैसे ये दे रखा है PbNO3 का होल 2, अब ये दे रखा है। अब काफी के साथ चक्कर क्या पड़ेगा कि वो समझेगा कि यार ये Pb है और ये NO3 है और ये दो कहाँ से आया है? ये कोष्टक में दो गड़बड़ करता है उनके साथ में, जैसे नीचे आता है नहीं, ये गड़बड़ करता है। तो इसको समझने का एक ही तरीका देखो भैया,
आपको ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे पीबी है, पीबी मिलता है +2 में और NO3 मिलता है -1 में। अब किसी ने सही कहा है कि जो चीज सर पे रखी है, सर पे जो चीज रखी है उसको ही पैरों में डाला जाता है। जैसे कोई भी पगड़ी है, कोई व्यक्ति के पास पगड़ी पहनता है तो वो पैरों में डालता है पगड़ी को। तो जैसे जो चार्ज है, तो चार्ज क्या है, सर पे ले रखा है सभी ने, सर पे जैसे पीबी ने ले रखा है सर पे, NO3 ने ले रखा है -1 सर पे लेने के बाद में ये दूसरे के पैरों में डालेंगे कि साहब संभालो इसको। तो देखो पीबी तो डाल देगा यहाँ, पीबी कहेगा NO3 से कि भाई साहब आप ही ले लो इसको, NO3 कहेगा भाई साहब हमारे पास ये माइनस है, इसको आप ले लो। तो ये बनेगा Pb1 NO3 का होल 2। 1 को हम लिखते नहीं है, तो Pb NO3 का होल 2। अर्थात आपको अगर समझनी चाहिए तो पहले तो आपको संयोजकता पता ही होनी चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने त्यागता है। जैसे कार्बन +4 तक त्याग सकता है, Ag +1 में रखता है और Pb +2 में होता है, नाइट्रोजन +3 में भी हो जाता है, हाई +3 में पाया जाता है लेकिन कई बार -3 में पाया जाता है। ऑक्सीजन कितने त्याग सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, अर्थात ऑक्साइड -2 में मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए। लेड नाइट्रेट का अगर हीट दे देंगे, हीट देना ही मतलब क्या है, ये रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में भी आती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, अर्थात इसे हीट दे रहे हैं ना तो ये फोटोकेमिकल में आएगी। ये देखो, ये है AgCl इन कन्वर्ट टू Ag + Cl2, 2AgBr इन कन्वर्ट टू Ag + Br2, अर्थात ये भी दोनों फोटोकेमिकल रिएक्शंस के उदाहरण है। फोटोकेमिकल का मतलब है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि यह अभिक्रिया तभी होंगी जब सूर्य भगवान हमारे इन पर बरसेंगे, अर्थात सूर्य भगवान की अगर कृपा होगी तो AgCl देगा 2Ag + Cl2 और AgBr देगा 2Ag + Br2। और इन अभिक्रियाओं का उपयोग, सबसे मेन बात तो यह है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है। फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट। अब बात आती है क्वेश्चंस की। मेन तो ये क्वेश्चंस हैं, किसी पदार्थ का X विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? सफेदी के लिए किसका यूज करते हैं? तो मैंने आपको बताई थी रिएक्शन, सफेदी के लिए यूज करते हैं भाई साहब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं जल से, तो हमें बनता है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 प्लस OH का होल 2। सही है, ठीक है, कुछ नहीं मिलता इसके बाद। अर्थात जिसका उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, जिसका उपयोग हम सफेदी के लिए करते हैं उसका करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग हम सफेदी करने के लिए करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर एक में लिखे X का जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो मैंने रिएक्शन लिख दी है Ca + H2O इन कन्वर्ट CaOH का होल 2, अर्थात बिना बुझे हुए चूने का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन में लिख दिया मैंने। पहला क्वेश्चन है, किसी X अभिक्रिया के लिए सफेदी के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आपको आंसर आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का। दूसरा क्वेश्चन है कि जो रिएक्शन लिखी है आपने, जो भी कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं आप, उसका भाई साहब रिएक्शंस भी लिख दो। तो हमने लिख दी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल इन कन्वर्ट
CaOH का होल 2। अगर ये बातें क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ रहा है तो उसको ये बातें याद रहनी चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट मिलेगा, ये इसकी स्टेजेज है। पानी हमेशा लिक्विड मिलेगा, ये हमेशा एक्वस मिलेगा इसका। तो कैल्शियम ऑक्साइड से बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, बस उस गैस का नाम बताओ। तो इसका गैस का नाम है H2। इस गैस का नाम क्या है, H2O। उस गैस का नाम है भाई साहब H2। गैस का नाम है H2। अब वो H2O क्यों है, कि इसमें देखो 2 H है, एक ये है। एक ऑक्सीजन काम आएगा जब 2 हाइड्रोजन काम आएंगी। तो पूछा क्रियाकलाप प्रकरण में मात्रा से दोगुनी हो, अर्थात एक ऑक्सीजन 2 को कंबाइन करेगी 2 हाइड्रोजन को, अर्थात 1 से 2 बन रहे हैं। तो इसके रेशियो समझने के लिए हम H2O गैस का उपयोग करते हैं इसमें, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं लेकिन, क्योंकि पहले तो क्रियाकलाप आना चाहिए, क्रियाकलाप आएगा उसके बाद में हमें पता पड़ेगा। तो इसको आप सीधे याद कर लेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात 2 से दुगने द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, अर्थात उसमें हम H2 काम मिलेंगे, क्योंकि 2 H2 एक ऑक्सीजन को वो कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ओके जी। देखो परख नली धागा कॉपर सल्फेट का विलयन, लोहे की कील। फिर आ रही है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो भैया विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कम विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है किसी से, और अगर उससे अधिक विद्युत ऋणी तत्व आ गया और उसको कर देता है डिस्प्लेसमेंट, अर्थात कमजोर व्यक्ति को एक हैवी व्यक्ति अर्थात एक मजबूत व्यक्ति द्वारा उसके स्थान से हटा देना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का उदाहरण है। अर्थात इसमें देखो आप कि लोहे की कील है, लोहे की कील को जब डालेंगे तो वो व्हाइट कलर की है, ये तो दे रखी है व्हाइट कलर की, ठीक है। जैसे इसको सॉल्यूशन में डाला, कॉपर सल्फेट का जो वो होता है, वो होता है देखो नीला दिख रहा है मेरे को इसमें, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये व्हाइट सॉल्यूशन है, अर्थात परख नली। अब जैसे इसमें कील को डाला, देखो कील को डाल दिया, इसमें कील को डालने के बाद में इसका जो ये कलर है, ये कलर है, ये स्कील पे आ गया, ये कलर स्कील पे आ गया, अर्थात इसका जो कलर है, इसका कलर फीका पड़ गया, अर्थात ये थोड़ा कलर डाउन हो गया, इसका नीले से कलर डाउन हो गया। तो इसका रिएक्शन का मतलब है लोहे की कलर भूरा क्यों हो गया, क्वेश्चन है भूरा क्यों हो गया, क्योंकि जो रिएक्शन है देखो भैया Fe सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें से क्या किया इसने कि भाई साहब सल्फेट को तो दे दो मेरे को, कॉपर जी आप रहो अकेले। इसमें फेरस सल्फेट से कॉपर सल्फेट बन गया, कॉपर सल्फेट बनने के बाद में ये रिएक्शन हमें विस्थापन अभिक्रिया दिख रही है, ठीक है। Fe सॉलिड CuSO4 इन FeSO4 into Cu, ऐसी रिएक्शन Zn प्लस CuSO4 इन कन्वर्ट ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन रहा है। तो इसमें क्या होगा आपको याद करना है, काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फेर कर कौन है जी आगे आओ। काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फेर कर कौन है जी आगे आओ, ये कहता है उसको, ये याद करनी है ट्रिक आपको। देखो जैसे
ये है कॉपर जी हैं, ये है पोटेशियम जी। अगर इसका कोई सॉल्यूशन होगा तो कॉपर, ये पोटेशियम इसको रिमूव कर देगा। काशीनाथ, नाथ का, काशीनाथ का मतलब है कैल्शियम। ये थोड़ी मिसप्रिंट हुई है भैया। काशीनाथ का मांगीलाल, आलू, मांगीलाल आलू जमीन फिरकर, अर्थात देखो आयरन है, आयरन ऊपर है, कॉपर इसके नीचे जस्ट, तो इसको रिमूव कर सकता है। जिंक, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो इसको अर्थात ऊपर वाला जो ऊपर दे रखा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, अपने से नीचे वाले को उसके आयनों से विस्थापित कर देगा। ये है ट्रिक इसकी। फिर है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड इन कन्वर्ट लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, अर्थात पीवी कहां है इसमें, ये आप याद रख लोगे। कॉपर से आगे ऊपर आता है पीवी। काशीनाथ का मांगी लाल आलू जमीन पर फेर कर, जमीन पर फेर कर कौन है जी आ गया, अर्थात पीवीवी इससे ऊपर आता है तो पीवीवी इसको रिमूव कर देता है, सीएल को ले लेता है, आजा भाई साहब सीएल जी, और कॉपर को कहता है हाँ भाई साहब अकेले ही रह लो। ठीक है, फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इन कन्वर्ट बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, अर्थात ये एक फेमस रिएक्शन है, इसको हमें याद करना है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट होना, ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के उदाहरण है। जैसे कॉपर है, कॉपर यहाँ 0 में भैया, यहाँ हो गया +2 में, अर्थात 0 से +2 में हो गया, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। आपको सारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट से देखनी पड़ेंगी, उससे हमको पता पड़ जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। देखो कॉपर ऑक्साइड इन कन्वर्ट H2O, कॉपर ऑक्साइड देखो कॉपर +2 में, यहाँ 0 में आ गया, अर्थात इसका रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, अगर दोनों अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में देखें तो उन्हें बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको समझा दूं, सेल रिएक्शन होती है। सेल रिएक्शन में क्या होता है देखो Zn प्लस CuSO4 इन कन्वर्ट ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड। अब देखो Zn है, Zn से Zn+2 बन रहा है, ये 0 है, यहाँ +2 में आ गया। कॉपर है, यहाँ +2 में और यहाँ जाके 0 में आ गया, अर्थात ये दोनों जो रिएक्शन है ये है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन अर्थात ZnO प्लस C इन कन्वर्ट ZnCO, अर्थात देखो Zn+2 में है, यहाँ ऑक्सीजन -2 में, यहाँ Zn+0 में, यहाँ ये -2 में, ये +2 में, अर्थात ZnO, Zn का तो हो रहा है भाई साहब रिडक्शन और ऑक्सीजन का हो रहा है, ऑक्सीजन को कुछ नहीं हो रहा है इसमें, जबकि कार्बन का इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। MnO2 प्लस 4HCl इन कन्वर्ट MnCl2 प्लस 2H2O Cl2। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो ही बनते हैं देखो, या तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेगा, या आप क्रिया को बैलेंस करवा लेगा। बैलेंस जैसे देख देगा MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 2H2O Cl2। अब इसमें क्या करेगा, ये 4 को हटा लेगा, यहाँ से 2 को हटा लेगा, तो दे देगा यहाँ रिएक्शन दे देगा, फिर ऑप्शन दे देगा 3 1 4
2, दूसरा दे देगा 1 3 2, थर्ड दे देगा 2 3 1, फोर दे देगा 3 2 1। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। फिर है संचारण। संचारण का मतलब होता है कि जो कोई भी वस्तु होती है, संचारण का मतलब होता है कोई भी वस्तु होती है, जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे वातावरणीय ऑक्सीजन में रख देते हैं, ऑक्सीजन का मतलब है रखते क्या है, उनको छोड़ देते हैं बाहरी वातावरण में, तो उन पर क्या एक परत सी चढ़ जाती है ऑक्साइड की, जिससे क्या उन्हें जंग लगना कहते हैं। जैसे लोहे को छोड़ दो आप, लोहे पे भूरे कलर की परत चढ़ जाती है, जिससे लोहे पे जंग लगना कहते हैं। ऐसे ही काम होता है कि जैसे चांदी है, चांदी को अगर हम खुला छोड़ दें, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले, या वातावरण कोई भी जल के बाद जलवाष्प द्वारा रिएक्शन कर ले, तो उसमें क्या होगा, उसका काला रंग हो जाएगा। जैसे आपने काफी लेडीजों को पैरों में देखा होगा, जो तोड़ी वगैरह पहनती हैं, उनके रंग जो जैसे चांदी की होती हैं, कुछ समय के बाद उनका रंग काला होने लग जाता है। तो उन पर क्या होता है कि जैसे पानी जा रहा है, मिट्टी जा रही है, आदि वातावरण में रह रही है वो चांदी, अर्थात तो चांदी पर क्या होगा, कलर कारी परत चढ़ जाएगी, तो उसके क्या होगा कि उसे बोलते हैं संक्षारण। ऐसे ही आपने कभी देखा होगा तांबे के बर्तन घरों में होते हैं, उन पर क्या होता है, एक हरी परत चढ़ जाती है, हरी परत चढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि उसे बोलते हैं तांबे पर संक्षारण हो रहा है। इसलिए जैसे कोई भी कार है, कार के ढांचे हैं, पुल हैं, लोहे, रेलिंग है, जहाज है, धातु, विशेषकर लोहे की वस्तुएं होती हैं, वो बहुत क्षति होती है, तो उनके संक्षारण की गंभीर समस्या है। इसके लिए क्या करते हैं, इन पर एक जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जो व्हाइट कलर की दिखती है। जैसे आपको कभी देखा होगा मोटरसाइकिल वगैरह या साइकिल की वगैरह रेमा आती है, उन पर क्या होता है, हम एक क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या है, ये कभी भी इनमें काई वगैरह नहीं लगती है। अर्थात ये वातावरणीय ऑक्सीजन से रिएक्शंस भी करती है, लेकिन उन पर कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर जो परत है ना, परत चढ़ी हुई है, परत उससे क्या होती है, निष्क्रिय कर देती है उसको। अगली बात आती है विकृत गंधता। विकृत गंधता का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा घरों में कि कभी कोई खाना वगैरह, चिप्स वगैरह आदि अगर बाहर रखे रह जाए बरसात के दिनों में, तो उनमें खटाई सी हो जाती है, अर्थात खट्टे लगते हैं। तो उसको बचाने के लिए, वातावरणीय ऑक्सीजन बचाने के लिए क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जैसे कोई भी कुरकुरे वगैरह की पैकेट वगैरह आते हैं, उनमें अगर वो उनको बचाने के लिए उनमें नाइट्रोजन भर देते हैं। अब नाइट्रोजन क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने के कारण वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म पाई जाती है, अर्थात कम निष्क्रिय होती है, तो रिएक्शन करती नहीं है। रिएक्शन नहीं करने के कारण उनको हम उसमें थैलियों में भर देते हैं, जिससे क्या है, हमारे खाद्य पदार्थ प्रदर्शित रहते हैं। उसके बाद बात आती है पाठ निहित क्वेश्चन। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्वेश्चन बहुत शानदार है। ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट पर, लोहे की कील है देखो, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें क्या किया कि जो सल्फेट आयन है वो उसको अच्छे आयनों से विस्थापित कर देता है, जिससे क्या होगा कि वो कील है उसका रंग भूरा हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो क्या है, थोड़ा हल्का नीला हो जाता है, अर्थात वाइट सा होने लग जाता है, क्योंकि जो सल्फेट है वो सारा उस पर आ गया है, सल्फेट फेरस के साथ में जुड़ गया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखो, बहुत शानदार उदाहरण अभी दिया था मैंने आपको। Na2SO4 प्लस BaCl2 इन कन्वर्ट, देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 इन कन्वर्ट BaSO4 प्लस 2NaCl, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर है निम्न अभिक्रियाओं को उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करो। अगला जो क्वेश्चन है उपचयित और अपचयित की पहचान करवा रहा है। इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगा आज। थर्ड है देखो 4Na प्लस O2 इन कन्वर्ट 2Na2। Na देखो यहाँ 0 में, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ +1 में। ओके, ऑक्सीजन का तो हो गया भाई, ये सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन, अर्थात
सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन। और उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 0 से या -2 में गई, ऑक्सीजन 0 से -2 में गई है, अर्थात ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। रिडक्शन का मतलब है अपचयन, अर्थात 4Na + O2 इन कन्वर्ट टू Na2। O में सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए भैया। इसके बाद है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इन कन्वर्ट कॉपर प्लस H2। देखो कॉपर, देखो कॉपर यहाँ भाई साहब, कॉपर है ना, देखो कॉपर +2 में है, ऑक्सीजन -2 में, H2 0 में, कॉपर यहाँ 0 में, H2 -2 में, ये +1 में। ओके, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये बोलती है ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी। देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में देखो कॉपर +2 में दिख रहा है, यहाँ कॉपर +2 में दिख रहा है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट में दिख रहा है 0। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका हो गया अपचयन। उसके बाद में देखो भाई साहब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 0 से +1 में दिख रहा है, हाइड्रोजन 0 है यहाँ, यहाँ +1 में दिख रहा है, देखो ये +1 में दिख रहा है, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को आप कभी भी, ये जो पुरानी बातें इनसे नहीं पहचानोगे कि ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ऐसी चीजों से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं पहचानी जाती। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को पहचानने का एक तरीका है कि उनकी जो भी कंपाउंड दे रखा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में उनको चेक करो, जिसकी कमी हो रही है उसको तो बोल दो रिडक्शन हो रहा है भैया, जिसका बढ़ रहा है और उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। अर्थात अगर इस रिएक्शंस को मैं एक और देता हूं, देखो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ना, ये दोनों रिएक्शंस हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शंस का उदाहरण है भैया, दोनों रेडॉक्स हैं। रेडॉक्स का मतलब ही होता है भाई साहब जिसमें दोनों काम हो रहे हों एक साथ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हों, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स का भी उदाहरण है। अब कर लेते हैं हम कुछ पाठ के क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आने वाले हैं, आएंगे जरूर आएंगे, ये आप पढ़ लोगे। देखो भाई साहब, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, ये तो आपको सभी को पता है, क्योंकि संयोजन में 2 आदमी जुड़ रहे हैं और 1 बन रहे हैं, अर्थात शादी से पहले लड़का, शादी के बाद लड़की, शादी से पहले लड़का लड़की जुड़ के एक युगल बन जाता है, अर्थात एक जोड़ा बन जाता है। और अगर शादी के बाद तलाक हो जाए तो वो अलग अलग हो जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन और रिडक्शन का अंतर है। दूसरा दूसरा है भाई साहब विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को आप समझ जाएंगे कि विस्थापन मतलब होता है ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को उसके पास से निकाल देता है, अर्थात पैसे वाला व्यक्ति गरीब आदमी का शोषण कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला है और कोई गरीब व्यक्ति किसी उससे कमजोर व्यक्ति के पास काम कर रहा है, तो पैसे के ताकत से वो उस व्यक्ति को वहां से हटा देता है, तो इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन को मैं समझाऊं कि 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं दो घरों में, तो पहले वाला व्यक्ति दूसरे घर काम करने लग जाए, दूसरे घर का व्यक्ति पहले घर के काम करने लग जाए, तो अभिक्रिया होगी द्विविस्थापन। और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझें कि उसको पास पैसे की वृद्धि हो रही है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर पैसा जेब में खाली हो रहा है या कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा फंडामेंटल है। उसके बाद संक्षारण, संक्षारण का मतलब समझते ही हो, वायुमंडल में काफ़ी ऑक्सीजन है 21%, कोई भी चीज़ छोड़ दो खुला, बरसात हो जाएगी, पानी पड़ जाएगा, उनसे रिएक्शंस करके और वो
हमारे लिए संक्षारण का काम करेगी। जैसे कोई चिप्स वगैरह है उसको खुला छोड़ दो आप, उसका वो खट्टी हो जाएगी, खट्टी होने के कारण खट्टी हो जाएगी तो उसको बचाने के लिए हम नाइट्रोजन का यूज कर लेंगे, तो इससे वो खट्टापन बचा जा सके। अब ये क्वेश्चन बहुत शानदार है भाई साहब। नीचे दी गई अभिक्रिया को संबंध में असत्य कथन लिखना है। असत्य, जिसको नहीं है चाहत सत्य की, असत्य कहे, असत्य कहे या सत्य कहे। देखो, जिसको चाहत नहीं है सत्य की उसे बोलते हैं असत्य। हे बंसी वाले, देखो भाई साहब, 2PbO प्लस कार्बन सॉलिड, 2PbS, 2Pb प्लस CO2। देखो PbO, Pb +2 में, ऑक्सीजन -2 में, कार्बन जी 0 में, Pb 0 में, कार्बन +4 में भाई साहब, ऑक्सीजन -2 में। देख लो भाई साहब, Pb +2 से Pb +0 में जा रहा है, अर्थात Pb का रिडक्शन हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। बात तो ये सही सी लग रही है, ठीक है। और देखते हैं, कार्बन +4 में जा रहा है, अर्थात कार्बन यहां जाके इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो +4 से 0 में जा रहा है, अर्थात CO2 का C में ये रिडक्शन हो रहा है भैया। अगर ये इधर जाएगा तो ये रिडक्शन होगा, अगर CO2 C में बदलेगा तो इसका रिडक्शन होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये गलत बात है, ठीक है। फिर है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, Pb +2 से Pb 0 में जा रहा है, अर्थात लेड का रिडक्शन हो रहा है भाई साहब, रिडक्शन हो रहा है, अपचयित हो रहा है, सही बात है। ऑक्साइड, अब मैं बात इसमें देखो, ऑप्शन के अनुसार देखो बी गलत है, एक तो बी गलत है, बी और बी। अब ऐसा बी वाला कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, अर्थात इसमें सीसा नहीं है, इसने Pb ऑक्साइड को लिया है पूरा, Pb ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, जबकि Pb ऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है, अर्थात अपचयित हो रहा है, तो इसमें बी और ए। अर्थात वो समझेंगे। देखो इस रिएक्शंस को समझ लो भैया, बहुत काम की रिएक्शंस है, मेरे को लग रहा है इस बार ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखो मैंने समझा दिया, वैसे तो आपको ये इसका आंसर रहने वाला है ए। देखो Pb +2 में है, ऑक्सीजन -2 में, कार्बन 0 में, Pb 0 में, ये +4 में, ये -2 में, Pb ऑक्साइड अपचयित हो रहा है,